चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है WPE, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली 3 चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम लोग का कोशिश रहेगा कि वर्क डन तो पूरा कंप्लीट करें और थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू दे दें एनर्जी का, और जितना क्वेश्चंस इससे बन सकता है और जितना पीवाईक्यूज़ इससे आया है, ये सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो WPE में वर्क डन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन पे थोड़ा-थोड़ा तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए, फोर्स का नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्का-हल्का तो आइडिया ये होगा कि क्या होता है नॉर्मल फोर्स, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा चीज़ आप लोगों को वीडियो भेजा हुआ था, ठीक है? अपलोडेड वीडियो में है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि वर्क डन होता क्या है? वर्क डन हम लोग का यहाँ पे होता क्या है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो वर्क डन अगर हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले तो इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाई फोर्स डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, चाहे इसको पुश कर रहे हो या फिर आप इसको पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो या फिर आप पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। तो अगर आप एक फोर्स लगा करके आप कैपेबल हो जाते हो कि इसको आप डिस्प्लेस कर दो, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लेके आते हो, समथिंग कुछ ना कुछ आप डिस्प्लेस किए, 1 मीटर किए, 2 मीटर किए, 3 मीटर किए, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क डन हम लोग का हुआ, ठीक है? तब हम लोग बोलेंगे कोई ना कोई कुछ ना कुछ वर्क डन हम लोग का वहां पे हुआ। थोड़ा सा ब्लर आ रहा ना? रुक जाइए, नेट का इशू चल रहा लग रहा है। चलिए अब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिजिक्स में हम लोग का जो वर्क डन है, अगर आप फोर्स लगाते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ आप लोगों ने वर्क डन किया। तो फिजिक्स में क्या है कि अप्लाई फोर्स डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। अब जैसे कि एक वॉल है, ठीक है? वॉल वर्क डन मतलब वर्क मतलब क्या होता है, काम। अब एक दीवार है, दीवार तो फिक्स होता है, इस पे आप सुबह से लेकर शाम तक फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन वॉल जो है वो कभी भी डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। वॉल कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा, तुम इसको 1 इंच भी नहीं हिला सकते हो। तो आप सुबह से लेकर शाम तक इसमें मेहनत तो किए, लेकिन आप 1 इंच भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो हम इसको बोलेंगे वर्क वर्क डन आपका जो है वो जीरो है। वर्क डन आपका जीरो है। अगर यही वॉल को आप डिस्प्लेस कर पाते, तब आपका वर्क डन वैलिड होता है कि हाँ आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, ठीक है? तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि वर्क डन के फॉर्मूला में दो चीज तो हमको मिलेगा। एक तो हमको फोर्स लगाना होगा, और दूसरा हमको क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एस से। तो एफ डॉट एस इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट दिन आप लोगों को वेक्टर के चैप्टर में पढ़ाए थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारा निकल करके आया एफ एस, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेते थे तो कॉस थीटा। ये आप लोग का वर्क डन का फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है वो समझना, ठीक है? पहले अभी थीटा को हटाओ दिमाग से। नॉर्मली याद रखना है कि हम लोग का जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप इस बॉक्स पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, और आप इस बॉक्स को डिस्प्लेस करके ले गए समथिंग, मान लो 50 मीटर तक, अगर आप इस बॉक्स को डिस्प्लेस करके ले गए, तो आपका वर्क डन कितना हुआ? नॉर्मली आप क्या करोगे, फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स आपका कितना है, 100 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 50 का। तो ये आपका 5000 जो होगा वो आपका आ जाएगा वर्क डन। 5000 आ जाएगा आपका वर्क डन। अब यहाँ पे यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो वर्क डन का हम लोग जो फॉर्मूला देखे वो क्या देखे, एफ डॉट एस, यानी कि वर्क डन का अगर फॉर्मूला लिखे हम लोग तो आता है एफ फोर्स इंटू, यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कॉस थीटा इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि कहीं कहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और आप फोर्स भी लगा रहे हो, लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लगा रहे हो, तब भी वर्क डन आपका जीरो होगा। वो कैसे होगा, वो इसी थीटा पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि फोर्स आप लगा रहे हो, सपोज करो कि आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, इसी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है, और आप खींच करके आगे ले जा रहे हो, तो आगे बढ़ते जाएगा, तो ऑफकोर्स कि ये हल्का सा आगे बढ़ेगा। यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, ठीक है? तो ये डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा, मान लो सपोज करो थीटा एंगल बन रहा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो आपको इस एंगल को इंक्लूड करना पड़ेगा। सपोज करो 30 डिग्री अगर एंगल तुम्हारा बन रहा है,
अब फोर्स मान लो अगर तुम्हारा है 10 न्यूटन, और अगर तुम डिस्प्लेसमेंट मान लो 20 मीटर की, तो आपका जो फॉर्मूला आंसर आएगा वर्क डन का, वो आएगा फोर्स फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, और कॉस थीटा कॉस कितना है 30 डिग्री। ये आपका हो गया 200 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। कैंसल आउट हुआ 100√3 आपका यहाँ पे आंसर आया। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को याद रखना है, जब हम लोग 9 क्लास में थे तो वर्गडन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे 9 क्लास में, जिसको थोड़ा मोड़ा भी याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 9 क्लास में नॉर्मली हम लोग करते थे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे डिस्प्लेसमेंट से, और मेरा आंसर निकल के आ जाता था। लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, दैट मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, हम लोग तो अभी 11 क्लास में है तब ना समझे कि वेक्टर नाम का कोई चीज होता है, वेक्टर एक क्वांटिटी होता है। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका एक डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट का भी आपका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 9 क्लास में तो नॉर्मली हम लोग को स्केलर के बारे में पता था, तो स्केलर में क्या करते थे मल्टीप्लाई कर दो F × S। लेकिन हम लोग का एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में दो तरह का होता है, एक या तो फिर आपका होगा डॉट प्रोडक्ट, और एक या तो होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत सारा फॉर्मूला में आपको डॉट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और आगे चलेंगे हम लोग 12 क्लास में ना, तो वहां पे ज्यादातर फॉर्मूला में हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट है। और टॉर्क वाला चैप्टर में आएगा ना रोटेशन, तो वहां पे भी हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का वर्क डन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं बाबू, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एडिशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता है स्केलर टाइप का, ये हम लोग देखे पहला चैप्टर में कि कैसे इसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है, स्पेशल फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन में हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी समझेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो याद रखना, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, साथ में आपको कॉस थीटा का भी यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपको कॉस थीटा का यूज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग का आया कि वर्क डन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। अब यूनिट यूनिट बहुत सारा है, याद रखो जूल के बारे में, ठीक है। जूल मेरा एक यूनिट है वर्क डन का। वर्क डन का मेरा यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं जूल। अब देखो डायमेंशन, या तो यूनिट एंड डायमेंशन अलग एक चैप्टर है, नहीं तो कुछ कुछ चीज का तो यूनिट और डायमेंशन याद करते हैं। देखो डायमेंशन जो होता है ना, डायमेंशन वो बहुत ईजी चीज होता है, तेरा फॉर्मूला से निकल करके आ जाएगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग, देखो डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा किस चीज में तुमको तोड़ना पड़ेगा, मास में तोड़ो, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, टाइम में तोड़ो, और तुम लोग लेंथ में तोड़ो। अगर इतना में तुम लोग फॉर्मूला को तोड़ने में हो गए समर्थ, तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। देखो फोर्स, फोर्स का एक यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर होगा। अब मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, ये तो यहाँ लिखेंगे एल। अब देखो एम में लाना है, टी में लाना है, और एल में लाना है, ये तो न्यूटन है। तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला रटे हुए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का मतलब यहाँ कैपिटल एम हो गया। तो बाबू एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला रटे हुए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी किसी को याद होगा तो, नहीं याद है कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, तो एल लिख दो। और पर, और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम का ये स्क्वायर हो गया। अब पुट कर दो यहाँ पे, न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एल पर टी स्क्वायर, और ये लेंथ। तो ये जो पर होता है ना, इसी को हम लोग या तो देखो, पर का मतलब होता है डिवाइड में, पर का मतलब होता है डिवाइड में, या तो फिर इसको माइनस में लिखते हैं, ऊपर ले जा करके एक्सपोनेंशियल का रूल से इसको माइनस कर देते हैं। तो पर को हटा करके तुम क्या कर सकते हो, टी का -2 कर सकते हो। अब देखो एक ठो एल है, एक ठो एल है, तो एल एल मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एल स्क्वायर हो जाता है, तो एम एल स्क्वायर टी -2। यही आपका डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो ये आपका इजी एक डायमेंशन आ गया। एक चैप्टर है अलग से, लास्ट 3 चैप्टर लेंगे, लेकिन इसलिए उसको फर्स्ट टाइम नहीं ले रहे ना, कि बहुत सारा तो फॉर्मूला का डायमेंशन तुम लोग ना, बस फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला को पूरा तोड़ दो एकदम, मास में, टाइम में, और लेंथ में। और जैसे ही तोड़ोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम लोग का डायमेंशन निकल के आ जाएगा, ऐसा रटना नहीं पड़ेगा। कितना ही डायमेंशन आप लोग रटिए, कम से कम 20-30 फॉर्मूला है, तो 20-30 फॉर्मूला का डायमेंशन रटते रटते सब भूल जाइएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग देखें कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है F.S, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। 9 क्लास में हम लोग स्केलर क्वांटिटी से पढ़ते थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कॉस थीटा आएगा। तुमको एंगल भी देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, आपको ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीज, वर्क डन जीरो कहाँ पे होता है, यही पे हम बात करते हैं। अब देखो क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, तो एक्चुअली में जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो होता क्या है, ऐसा सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपका पैर यहाँ पे होगा, ठीक है,
आप क्या किए, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्या होता है, जो एनएलएम का चैप्टर थोड़ा मोड़ा तुम लोग पढ़े होगे। हम्म। इतना लेट से आप लोग ज्वाइन क्यों होते हैं? सुबह से 10 बार टाइम जब भेजा जा रहा है, जितना बजे हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखो, वर्क डन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा, जो अभी आया, तीन तीन चार लोग अभी आया ना, थोड़ा सा खाली देख लो कि वर्क डन, थोड़ा तुरंत रिवाइज करवा दे रहे हैं 1 मिनट में। देखो, वर्क डन क्या होता है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेस हो रहा ऑब्जेक्ट, किसी चीज को अगर फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा, तो आप कुछ काम कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, यानी डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा F.S cos थीटा। अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 50 मीटर चल रहे हो, तो क्या होगा, F × D डिस्प्लेसमेंट 100 × 50, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 5,000। यूनिट तुम्हारा क्या है, अगर जूल तुम लेना चाह रहे हो तो जूल का तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, यूनिट इसका। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर डॉट प्रोडक्ट यूज इसलिए करते हैं कि फोर्स भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक डिस्प्लेसमेंट भी मेरा वेक्टर ही क्वांटिटी होता है। फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का यूज करते हैं, तो कॉस तुमको थीटा लेना जरूरी है। अब यहाँ पे आंसर होगा F.S cos थीटा, यानी 10, जो कि इसका यूनिट है, और 20 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और कॉस 30 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर, 100√3। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला से निकल करके आता है, फॉर्मूला से डायमेंशन हम लोग निकाल दिए। अब देख रहे हैं कि बाबू वर्क डन जीरो कब कब होगा, वर्क डन जीरो कैसे हो जाता है वो समझो। अगर आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जो एनएलएम का चैप्टर किया है, उसको पता होगा कि सरफेस पे अगर कोई दबाव पड़ता है, सरफेस पे अगर कोई दबाव पड़ता है एमजी का, तो ये सरफेस वापस से एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस के द्वारा, एक नॉर्मल फोर्स लगता है। थर्ड लॉ तो वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कि अंदर ग्रेविटेशन का एमजी होता है, वो छोड़ो। एक सरफेस पे जब दबाव पड़ता है तो सरफेस उल्टा फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो जब तुम सीढ़ी पे चलते हो, सीढ़ी पे आपका जब पैर पड़ता है तो आपको हल्का सा सीढ़ी को प्रेस करना पड़ता है, तब आप ऊपर उठ के जाते हो, ठीक है। तो जब आप सीढ़ी पे प्रेस करोगे तो स्टेयर यानी कि सीढ़ी जो है, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा आपके पैरों में ऊपर की तरफ, इस तरीके से एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और आप क्या करते हो, अब वो आप आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़े मतलब डिस्प्लेसमेंट का तुम्हारा अगर देखोगे डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका ये वाला होगा, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी आपका फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, और आप बढ़ करके अगले स्टेयर पे चल जाते हो, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे चल जाते हो। तो गौर से अगर देखोगे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, और स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी तुम्हारा फोर्स नॉर्मल का ऊपर की तरफ लगाया। तो दोनों के बीच में अगर तुम डिग्री देखोगे, तो ये तुम्हारा दोनों के बीच में जो डिग्री होता है, ये होता है वो 90 डिग्री। दोनों के बीच में जो डिग्री होता है, ये होता है हम लोग का 90 डिग्री। अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्कडन का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, तो वर्कडन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम बार बार बता रहे हैं फिर से ताकि दिमाग में रहे। बचपन में हम लोग नॉर्मली करते थे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे डिस्प्लेसमेंट के साथ, और आंसर निकल करके आ जाता था। लेकिन अब हम लोग 11th क्लास में वेक्टर के बारे में जाने, जो एक्चुअल चीज होता है कि फोर्स में डायरेक्शन भी मायने रखता है, और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन मायने रखता है, यानी वैल्यूएबल होता है। तो तुमको डिस्प्लेसमेंट के साथ चलना पड़ेगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट के साथ चल रहे हो, दैट मीन्स कि आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, वेक्टर वाला मल्टीप्लिकेशन से काम करना पड़ेगा। तो वर्कडन मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्कडन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग को पता है ना, याद करो तो, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हम लोग वेक्टर दो चीज पढ़े हैं ना, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं बाबू, एक हम लोग क्या पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज होता था, जब कुछ स्केलर क्वांटिटी निकालना रहता था, तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते थे। और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज होता था, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालना रहता था, तब हम लोग यूज करते थे उसका। तो हमेशा दिमाग में रखो कि अगर तुम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एडिशन कुछ भी कर रहे हो, तो तुम वेक्टर का ही मल्टीप्लाई करोगे। अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सब कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है। वर्क डन बस तुमको बोल दिया जाए हाँ कितना काम हो रहा है, वर्क डन तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से। दिमाग में बैठा लो हमेशा कि वर्क डन हमेशा किससे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, तो हम लोग डॉट का यूज करते हैं। और देखो डॉट निकालना एकदम आसान है, क्या होता है, F.S। अब यहाँ पे तुम्हारा हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इंटू तुम्हारा हो जाएगा अब कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब जब इसका वैल्यू पुट करोगे, अब देख लो, हटाओ इसको, इसका वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, फोर्स तुम्हारा नॉर्मल का फोर्स है, जमीन तो तुमको नॉर्मल लगाएगा सरफेस, तो नॉर्मल हो गया। तुम मान लो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आगे बढ़े, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन जब तुम कॉस थीटा लगाने जाओगे, तो तुम यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे जब देखोगे, थीटा क्या होता है, जो तुम्हारा फोर्स है,
और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो जब भी आप थीटा का यूज कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री लगाते हो तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। एंड cos 90 डिग्री आप वैल्यू जान रहे हो कि cos 90 डिग्री होता है जीरो। तो किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये देखिए क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, पूछ लेता है कि जब सीढ़ी चलते समय, सीढ़ी चढ़ते समय तुम्हारा नॉर्मल फोर्स जो स्टेयर्स लगा रहा है, यानी सीढ़ी तुम पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उसका कितना वर्क डन होगा। तो तुम्हारा वर्क डन उसका नॉर्मली जीरो हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। और हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन करो वेक्टर वेक्टर का, तो तुमको या तो डॉट यूज करना होगा या तो क्रॉस यूज करना होगा। अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम डॉट यूज कर दिए। थोड़ा सा डिटेल है स्टार्टिंग इसलिए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, एक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अच्छा, तुम लोग एक चीज इमेजिन किए होगे, बचपन में किए ही होगे कि सरफेस होगा तुम लोग का या टाइल्स का या नॉर्मल जमीन अगर होगा, तो उसमें पाउडर डाल करके क्या करते हैं हम लोग, कुचलने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्लाइड करते हैं उस पे। तो एक्चुअली हम लोग पाउडर डाल के करते क्या, पाउडर डाल करके हम लोग ना फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, जिसके कारण से हम लोग स्लाइड करते हैं, जिसके कारण से हम लोग स्लाइड करते हैं। अगर हम लोग है ना एकदम फ्रिक्शन इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा कम कर देना, एकदम मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस बना दे कि फ्रिक्शन ही नहीं हो, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। जैसे ही आगे पैर बढ़ाओगे पीछे स्लिप कर जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे स्लिप कर जाओगे, आगे बढ़ोगे स्लिप कर जाओगे। दैट मीन्स कि तुमको चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। तो जब भी फ्रिक्शन, अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग का जब बात करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग का मतलब होता है चलते वक्त फ्रिक्शन। तो आप क्या कर रहे हो कि आपका पैर तभी उठेगा जब आपको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फेज होगा। अब आगे चलना चाह रहे हो आप, देखो पैर क्या कर रहे हो आप, ये आपका पैर है सपोज करो, ठीक है। आप आगे चलना चाह रहे हो, फ्रिक्शन ऑलवेज आपके उल्टा डायरेक्शन लगता है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। अब तुम सबसे पहले क्या करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे आप, पहले पैर को उठाओगे तो आगे बढ़ोगे। अगर तुमको स्लाइड नहीं करना है, आगे बढ़ना है, तो पैर को तुम उठाया, अगर तुम उठाया दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट तुम ऊपर की तरफ किया। तो यहाँ पे भी अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो फ्रिक्शन यानी जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा। तो यहाँ पे भी जब आप वर्कडन का फॉर्मूला लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कॉस तुम्हारा आपको 90 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी वर्कडन जीरो आएगा। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आपका स्टेयर्स का नॉर्मल फोर्स जीरो वर्क डन करता है, और आपका फ्रिक्शन जब आप चल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर जीरो वर्क डन करता है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर जगह पे पूछा जाता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे वर्क डन जीरो हो रहा है। अब आते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क डन के बारे में देखते हैं कि वर्क डन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग वर्क डन के बारे में देखेंगे, ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर इंटरवल नॉट फॉर इंस्टेंटेनियस। हम लोग पढ़े ना, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क डन नाम का कोई चिड़िया नहीं है। दैट मीन्स कि तुम लोग ऐसा नहीं बोलेगा कि टी इज इक्वल टू इतना सेकंड पे वर्क डन निकालो, ऐसा कोई कहानी नहीं बोलेगा। वर्क डन ऑलवेज तुम लोग को इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का बोलेगा। अब जाहिर सी बात है, वर्क डन में तुम क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को उठा करके कहीं ना कहीं से लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा एक जहां से तुम उठा रहे हो, एक तुम्हारा इनिशियल पोजीशन रहेगा, दैट मीन्स जहां से तुम उठा रहे हो, और जहां तक तुम लेके जा रहे हो उसका एक फाइनल पोजीशन रहेगा, जहां तक आप लेके जा रहे हो उसका एक फाइनल पोजीशन रहेगा। तो वर्क डन कभी भी डिफाइन होगा वो इनिशियल से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच में। तुम कहीं से किसी चीज को उठा के कहीं तक लेके जाओगे, तब तुम्हारा कुछ ना कुछ वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, और कुछ ना कुछ आप फोर्स का यूज करोगे, तो नॉर्मली आप फॉर्मूला पुट कर दोगे और आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। अब देखो दूसरा चीज क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मोशन। एग्जाम्पल कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखो कभी कभी फोर्स तुम लोगों को क्या देखो कभी कभी तुम लोग के साथ रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ से बॉक्स को उठाया गया, यहाँ से बॉक्स को उठाया गया इनिशियली, मान लो फोर्स लगाया जा रहा है वो 30 मीटर, 30 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 30 न्यूटन का। सपोज करो यहाँ से 30 मीटर से उठा करके, 0 मीटर से यहाँ से उठा करके यहाँ पे 30 मीटर के यहाँ पे 30 मीटर का रख दिया गया, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारा होगा फोर्स जितना है और डिस्प्लेसमेंट जितना है, तुम्हारा 900 आ गया। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये डिपेंड करेगा, तुम कितना स्पीड से लेके जाओ उसको कोई मतलब नहीं है, तुम कितना ही रफ्तार से लेके जाओ, तुम कितना एक्सेलरेशन से लेके जाओ उसको कोई मतलब नहीं है। तुम कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हो, वेलोसिटी से लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ देखेगा तुम कितना दूर लेके गए, और वो सिर्फ देखेगा कि तुम कितना फोर्स लगा, इतना ही चीज उसको मतलब है। यानी कहीं अगर तुम बीच में रेस्ट भी कर रहे हो ना, तो उसको टाइम से भी कोई मतलब नहीं, यानी कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तुम कहीं ले गए रेस्ट किए, फिर उठा के ले गए कहीं ले गए, यहाँ पे रेस्ट किए, इससे कोई मतलब नहीं उसको कि तुम कितना टाइम लिए नहीं लिए। आज एक बंदा है क्या है, जैसे सपोज करो कि एक आदमी है, ठीक है, उसको काम दिया गया है कि एक 50 केजी का बॉक्स है, उसको उठा करके लेकर के जाना है, कहाँ पे लेके जाना है भाई, तो 50 मीटर की दूरी पे उसको उठा करके लेके जाना है। फोर्स कितना लगा रहा है वो बंदा, मान लो 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये पूरा दिन भर लगा दिया इसको ले जाने में, 24 घंटा ले लिया, ठीक है।
उसके बाद एक बंदा आया, वो भी 50 kg का बॉक्स उठा करके ले जा रहा है, 50 मीटर तक लेके जा रहा है, और वो क्या किया, वो भी 25 न्यूटन से लगाया, फोर्स सेम रखते हैं हम लोग, और वो मात्र 2 घंटा पे ले जाके उसको रख दिया। एक आदमी ले रहा है 24 घंटा, एक आदमी ले रहा है 2 घंटा। तो क्या जो 24 घंटा लिया वो ज्यादा काम किया? नहीं काम किया ज्यादा। हम लोग अगर जैसे लेबर वगैरह को पैसा भी देना रहता है तो क्या देखते हैं कि इतना काम करोगे भाई तो इतना पैसा देंगे, तो दोनों को तुमको सेम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का काम सेम है। दोनों को उतना ही डिस्प्लेसमेंट कराया, उतना ही ये लोग पावर लगाया, फोर्स लगाया, भले टाइम कितना भी ले उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग को देखना है कितना फोर्स लगाया गया। तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। देखो ये आ गया तीसरा, वही जो बताया टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम को इसको कोई लेना देना नहीं है, टाइम में इसको कोई लेना देना नहीं कि कितना टाइम हो रहा है कितना टाइम नहीं हो रहा, इससे इसको अब कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा खाली बिल्डअप कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन बनवाएंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच फोर्स इज डूइंग वर्क। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी फोर्स से वर्क डन निकाल दो। जैसे सपोज करो, तुमको क्या पूछेगा क्वेश्चन में, तुमको पूछेगा कि एमजी के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, या फिर फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, या फिर कोई बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उसके द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है। तो ये सारा चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि वही वाला फोर्स लेना, ये नहीं कि एमजी से पूछ रहा है और तुम फ्रिक्शन वाला ले लिए और बता दिए कितना वर्क डन हो रहा है, ऐसा नहीं। जो वाला से पूछेगा कि इससे कितना वर्क डन हुआ है, हम लोग सिर्फ उसी को यूज करेंगे कि हाँ इससे कितना वर्क डन हुआ है। अब देखो जैक का क्वेश्चन है आपका 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए बॉक्स पुश्ड 4 मीटर ऑन अ फ्लोर ऑफरिंग रेसिस्टेंस ऑफ। देखना यहाँ पे सीखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग को सीखने वाला क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको समझना, ठीक है। आई थिंक अब विजिबल होगा क्वेश्चन। देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन अ फ्लोर ऑफरिंग a resistance of 100 न्यूटन, द वर्क डन बाय रेसिस्टिंग फोर्स, दैट मीन्स फ्रिक्शन के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये वो चीज पूछ रहा है। एक बॉक्स है तुम लोग को दिया हुआ है, बोला ये बॉक्स को 4 मीटर तक फ्लोर में पुश किया गया, यानी ये बॉक्स को यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले आ दिया गया 4 मीटर, और बोल रहा है कि 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो जो कल एनएलएम पढ़ा थोड़ा मोड़ा और नहीं भी पढ़ा तो उतना पता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगता है, जिधर खींचते हो उसके उल्टा डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू तुम्हारा इधर लग रहा होगा, रेसिस्टेंस फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा होगा। कितना का फोर्स लग रहा है बाबू? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स। ये हुआ तुम्हारा, इस तरीके से फिगर बनेगा। अब अगर तुम गौर से क्या निकालोगे, अगर नॉर्मली तुम लोग कर देते ऐसा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9 क्लास वाला फॉर्मूला लगा देते, तुम क्या करते 100 इंटू 4 करते, 400 होता जूल, और आंसर लगा करके आ जाते ये वाला, जो कि हो जाता गलत, ठीक है। इसीलिए वेक्टर में ऑलवेज याद रखना, वेक्टर के तरीके से चलना। तुम लोग को एंगल देखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एंगल देख रहे हो यहाँ पे, तो फोर्स किधर है? फोर्स इधर आपका 100 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है 4 न्यूटन का, सॉरी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है 4 मीटर का। अब अगर तुम गौर से दोनों के बीच में एंगल देखोगे, तो एक एकदम अपोजिट है और दूसरा उसके अपोजिट है दोनों। तो जब अपोजिट रहता है तो कितना डिग्री बन रहा है? दैट मीन्स कि तुम्हारा यहाँ पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है? 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फॉर्मूला मत कभी उठा के लिख देना, ठीक है। हमेशा याद रखना एफ डॉट एस कॉस थीटा, मतलब प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो फोर्स तुम लिखो आपको कितना हो गया 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 का, और कॉस थीटा 180 डिग्री। तो कॉस का रखोगे 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री किसी को याद है कितना होता है? एनीवन? किसी को याद है? कोई नहीं? वेरी गुड, -1 होता है। कॉस 180 डिग्री कितना होता है आपको? -1 होता है। तो कॉस 180 डिग्री हुआ आपका -1। तो अब रखो 100 इंटू 4 इंटू कॉस 180 की जगह पे -1, तो यहाँ पे माइनस का मेरा 400 आंसर आएगा। ये वाला मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। और ऐसे अब हम लोग एक चीज सीख गए कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एकदम उल्टा पलटा हो, एकदम अपोजिट हो, तो ऑलवेज निगेटिव आ जाता है। क्यों निगेटिव आ जाता है? क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री बन जाता है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ऑलवेज तुमको फोर्स, अगर तुम निगेटिव ले रहे हो तो तुमको क्या मतलब, फोर्स अपोजिट ले रहे हो तो तुम्हारा निगेटिव में आंसर आएगा, कि वर्क डन जो हुआ हुआ वो तुम्हारा निगेटिव में होगा। अब देखो, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये हम लोग वो वाला क्वेश्चन पढ़े, जैक 2022 का क्वेश्चन है।
वो जो प्रॉपर्टीज पढ़े ना उससे क्वेश्चन दिया है कि वर्क डन किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता ही है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं है। द फोर्स अप्लाई, हाँ फोर्स पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। द एंगल बिटवीन फोर्स, भाई थीटा पे भी डिपेंड करता ही है, दैट मीन्स कि ये भी आंसर नहीं है। क्या देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे कोई मतलब नहीं है। अभी तुमको बताएं कि तुम यहाँ से उठा करके कितना भी फास्ट लेके जाओ या कितना स्लो लेके जाओ, कितना देरी से लेके जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ फोर्स देखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, दोनों के बीच में कितना एंगल लग रहा है वो चीज देखा जाएगा, और यही आप लोग का फाइनल आंसर रहेगा। तो दो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हो बाबू। तीसरा क्वेश्चन आपका 2023 का है, 2023 का है, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, हाँ नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी यूज कर देखो। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस सब्जेक्टिव फोर्स, तुमको ऐसा भी क्वेश्चन देगा ना, फोर्स तुमको यहाँ पे देखो इस तरह का दिया हुआ, वेक्टर टाइप का दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, ये वाला तुमको फोर्स दिया हुआ वो, और बोल रहा है कि तुमको 4 मीटर चला। अब देखो फोर्स किस तरह का फॉर्म में दिया होगा, दैट मीन्स कि एक तरह का तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। तो अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग को इसका पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग इजीली निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर तुम लोग पढ़े होगे किस तरह का चीज का मैग्नीट्यूड होता है, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ फॉर्म दिया हुआ रहेगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि यहाँ पे जितना वैल्यू है आई कैप का कितना है -1, तो उसका स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे। जे कैप की जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे, उसका प्लस करोगे बाबू। के कैप की जगह पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे। इस तरीके से स्क्वायर करने से आपका निकल करके मैग्नीट्यूड का आंसर निकल करके आता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। 1 हुआ, 4 हुआ, और ये आपका 9 हुआ। अच्छा, इसको एक तरह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे द वर्क डन by this force in moving the body at a by a distance of 4 मीटर along y axis। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन। देखो इसको यूज करने का क्वेश्चन, इसको अगला अगला क्वेश्चन में बताएंगे इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे अभी एक चीज तुम लोग को बताए थे कि जो वाला फोर्स से तुम लोग को बोलेगा वही वाला निकालना, और जिस डायरेक्शन में बोलेगा वही डायरेक्शन में निकालना है। तो फोर्स देखो, आई कैप का मतलब क्या होता है, खाली इतना समझो, आई कैप का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। जे कैप का मतलब होता है बाबू वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और के कैप का मतलब होता है कि जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना, जे का मतलब वाई डायरेक्शन में कितना, और जेड का मतलब के का मतलब होता है जेड डायरेक्शन में कितना। तो वो तुमसे क्या पूछा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वर्क डन by this force in moving the body at a distance of 4 मीटर along y axis, यानी तुमको जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो 4 मीटर किधर वाला दिया हुआ है, y एक्सिस वाला दिया हुआ है। किधर वाला दिया हुआ है वो y एक्सिस वाला दिया हुआ है। तो तुम फोर्स भी किसका यूज करेगा, y एक्सिस वाला ही यूज करेगा, क्योंकि तुमको सिर्फ y एक्सिस के बारे में पूछ रहा है। तो वर्क डन इन y एक्सिस कितना हो जाएगा, फोर्स जो y एक्सिस का है और मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट जो वाई एक्सिस का है। अब अगर सेम एक्सिस में है, कोई चीज याद रखो, अगर कोई चीज सेम एक्सिस में है, ये भी देख लो, अगर अपोजिट एक्सिस में था तो 180 डिग्री बन रहा था। अगर इधर मेरा फोर्स है और डिस्प्लेस, मतलब फोर्स इधर था फ्रिक्शन वाला और डिस्प्लेसमेंट हम इधर करा रहे थे, तो दोनों के दरमियान 180 डिग्री बन जा रहा था। जब एफ डॉट एस का यूज कर रहे थे तो हो रहा था एफ एस कॉस थीटा, और मेरा वर्क डन का जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा था वो क्या आ रहा था, कॉस के जगह पे 180 रख रहे थे तो माइनस का एफ एस आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी बाबू इधर ही है और मेरा फोर्स भी इधर ही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो जब तुम वर्क डन निकालोगे तो होगा तुम्हारा एफ एस और कॉस का 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू तुम जान रहे हो कि 1 होता है, तो नॉर्मली एफ एस ही आंसर आता है अगर सेम सेम तरफ है, क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है और कॉस 0 डिग्री आपका जो है वो आपका 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो बात तो बराबर है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का पूछ रहा, तो नॉर्मली फोर्स भी तुम वाई एक्सिस वाला लोगे और डिस्प्लेसमेंट भी आप वाई एक्सिस वाला ही लोगे, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप किसका लोगे बाबू, वाई एक्सिस वाला ही लोगे, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वर्क डन बहुत इजी, देखो कितना इजी इजी पूछता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट तुम लोगे, फोर्स भी तुम वाई एक्सिस वाला ही लोगे, ठीक है। वाई एक्सिस वाला दैट इज एफ आई से डिनोट कर दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई में तुम डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस वाले लोगे। तो फोर्स वाई एक्सिस पे कितना है बाबू, 2 है, ये 2 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू तुम्हारा 4 का है ना वाई एक्सिस में, तो 4, यानी कि 8 तुम्हारा आंसर आ गया, देखो 8। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे, दो चीज हम लोग अच्छे से सीखे। फर्स्ट चीज जो हम लोग का था वो ये था कि वर्क डन
में हम लोग को देखना है कि कौन वाला फोर्स से बात किया जा रहा है, कौन सा फोर्स हम लोग को पूछ रहा है। और दूसरा हम लोग को देखना है कि किधर हम लोग को किधर ले जाने का बात कर रहा है। तो दोनों चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग का आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, जब दोनों चीज हम लोग देखेंगे तब हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। ब्रेक चाहिए या आगे बढ़े? 10 मिनट बाद ब्रेक चाहिए या अभी चाहिए? चलो एक तो और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे। यहाँ पे तो तुम लोग को नॉर्मली क्या पूछा था, अगर मान लो सपोज करो तुमको डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पूछ दिया, तो आंसर बहुत इजी हो गया। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लोग निकाले, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में निकाले और हम लोग का आंसर निकल करके आ गया। अब अगर पूछता है हम लोग को किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन बना के दे दे, जैसे कि एक फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे कि अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, F इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस का 3 j कैप। तब इस तरह का सॉल्व कैसे करोगे? इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, तब कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। फोर्स तुमको यहाँ पे दिया हुआ है 2 i कैप प्लस का 3 j कैप, ये बाबू आपको फोर्स दिया है। बोले ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ पिछले बार, तो हो सकता है तुम लोग को इस बार ये वाला क्वेश्चन दे दे। ठीक है, उसमें तो खाली एक ठो से तुमको बोला कि करके बता दो। तुम लोग नॉर्मली एफ डॉट एस के एक ठो से वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस से कर दिए। लेकिन अब तुम लोग से दोनों से तीनों से ऐसा पूछेगा, तब क्या करोगे? फोर्स तुमको देखो दिया है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और बोल रहा है कि एक बॉडी को तुम कहाँ से कहाँ तक मूव करके लेके गए। पॉइंट ए से, ए पॉइंट तुम्हारा था 1,2, यहाँ से मूव करके आपको किसी बी पॉइंट तक लेकर के गए, किसी बी पॉइंट तक लेकर के गए, जिसका जो डायरेक्ट वो है कोऑर्डिनेट वो है 4,5। तो तुम लोग को वेक्टर जो नहीं पढ़ा है थोड़ा सा भी, उसको रिवाइज करा रहे हैं। और याद रख लेना ये चीज यहाँ पे कि अगर या इस तरीके से कोई चीज चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला चीज देख लो यहाँ पे कि कोई पार्टिकल को अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारा एक पार्टिकल ए पोजीशन है 4,5 से चलना स्टार्ट कर रहा है, और वो पार्टिकल कहीं पे जा रहा है बी पोजीशन सपोज करो 7,8 पे जा रहा है। ठीक है, और तुम लोग से पूछा कि ए बी का बीच का दूरी कितना होता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो जहां से बाबू चलना स्टार्ट होता है ना वो ऐसा है, और जहां तक जाता है ना उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एरो दिखाते हैं कि हाँ ये पूछ, इसको टेल बोल लो, तो टेल से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चला। तो ये तुम्हारा ए पोजीशन से बी तक चला। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो ऑलवेज याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो तुम लोग क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हेड में से टेल को माइनस कर दो, चुपचाप से हेड में से टेल को माइनस कर दीजिए, आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। हेड को टेल में से माइनस कीजिएगा, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। अब हेड और टेल का क्या मतलब है? हेड बोले तो ये वाला जिधर एरो है, एरो की तरफ क्या है, 7 है तुम्हारा, और एक्स एक्सिस है तो आई कैप, पहला वाला आई कैप होता है, प्लस में तुम्हारा 8 जे कैप, ऐसा इसको बोला जाता है। ठीक है, कॉमा रहता है तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, माइनस करो, टेल क्या होता है 4,5, पहला वाला को एक्स वाला होता है उसको आई कैप बोलते हैं, और वाई वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया हेड माइनस का टेल। अब आई वाला को आई के साथ माइनस करोगे, 7 में से 4 गया, तुम्हारा यहाँ पे 3 बचा, 3 i कैप, और 8 को माइनस करोगे 5 से, जे वाला को जे के साथ, अगर के रहता तो फिर उसको के से करते, तो 8 में से माइनस करोगे तो आओ प्लस का तुम्हारा 3, 8 में से, हाँ तो 3 ही ना बचेगा, 3 जे, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कभी ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो तुमको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। अभी तो सपोज करो तुमको क्वेश्चन जो दिया है पिछले साल वो बहुत इजी दिया, सिर्फ तुमसे पूछ दिया ना वाई एक्सिस पे बताओ, सिर्फ आपसे पूछ दिया वाई एक्सिस पे, तो हमको टेंशन नहीं लेना पड़ा, हम चुपचाप से खाली वाई एक्सिस वाला फोर्स को सेलेक्ट किए और वाही एक्सिस वाला दिया हुआ है और निकाल दिया आंसर। लेकिन तुमसे ओवरऑल पूछ दे, ऐसा कुछ मत बोले कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मेरे को पूरा बताओ, यहाँ से यहाँ तक गया है, फोर्स इतना है, कितना लगेगा, ये अगर आपसे कभी पूरा पूछ दे तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोले, हेड में से ए से बी तक गया है ना, ए से बी तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाबू, हेड में से माइनस करो, यानी 4 i कैप प्लस 5 j कैप है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1 i कैप प्लस का 2 j कैप को। माइनस करने से क्या आंसर आ रहा है, 4 में से एक माइनस करोगे तो 3 का i कैप आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 5 में से 2 माइनस करोगे 3 का j कैप आएगा, 3 का j कैप आएगा। दैट मीन्स मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया बाबू, 3 का i कैप प्लस का 3 का j कैप। अब देखो कितना इजीली आंसर निकल करके आएगा। ये सब चीज हमेशा याद रखना, छोटा छोटा चीज है, क्वेश्चन के बीच में बता देंगे ताकि पुराना चीज रिवाइज हो जाए, कभी नहीं पढ़े हो तो उसको भी पढ़ लो। क्या अब तुम लोगों को पता है ना एक्चुअल में फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, बार बार रिपीट करा रहे, इतना में तो दिमाग में आ गया होगा आप लोग का कि एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा का जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया है ना, आई कैप जे कैप का मतलब होता है ना, कभी ऐसा दिया हुआ तुम लोग को इसका मतलब ही होता है कि ये वेक्टर के फॉर्म में दिया। फोर्स के यहाँ पे फोर्स लिखो 2 i कैप प्लस का 3 j कैप लिख लिए। अब उसके बाद एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लिखो,
तो ये हो गया बाबू 3i कैप प्लस 3j कैप। डॉट प्रोडक्ट तुम लोग को क्या बताए थे, नहीं बताए थे या नहीं याद है तो देख लो कैसा होता है। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा आपका बाबू 6, 2 into 3 आपका हो जाएगा 6, और 3 into 3 आपका कितना हो जाएगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 3 आपका हो जाएगा, अच्छा प्लस करेगा ना, 3 into 3 आपका हो जाएगा प्लस, 3 into 3 आपका हो जाएगा 9, 6 + 9 आपका निकल करके आ गया 15। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट किए तो वर्क डन का वैल्यू आया आपका 15 जूल। तो देखो सबका फॉर्मूला अब वही है, वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारा वही है, क्या है, F.S। अब कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है, बस यही हम लोग देखे, सब अलग अलग फॉर्मूला में हम लोग यही सब देखे, अलग अलग क्वेश्चंस में कहीं पे हम लोग देखो किस तरीके का यूज कर रहे हैं, खाली एक चीज पूछा तो एक चीज चुपचाप से हम लोग ले लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कि अगर 180 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो चीज़ हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या नेगेटिव अगर रहा, उल्टा डायरेक्शन में काम चल रहा है तो वो कितना चलेगा, किस तरीके से चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा, किस तरीके से प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, तो यही होता बेसिकली वर्क डन, एक ही फॉर्मूला है घिसा पिटा, वही यूज होगा, बस उसको लगाने का तरीका हम लोग का अलग अलग होगा, ठीक है। तो वर्क डन हम लोग का यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया, अगर कांस्टेंट वर्क डन दिया हुआ है वहां तक का वर्क डन कंप्लीट हुआ। अब तुम लोगों को कभी ऐसा देगा ना कि वेरिएबल वर्क डन देगा, तब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तब हम लोग वहां पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का। देखो यहाँ तक बहुत इजी था, तुमको एक कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ था, आपको एक फॉर्मूला का यूज करना था, और आपका नॉर्मल एक आंसर निकल करके आ जाना। फॉर्मूला में तुमको ध्यान बस रखना है बाबू कि एस क्या होगा, डी क्या होगा, फिर दोनों के बीच में थीटा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक तो ज्यादातर चांस है तुम लोग का कि एक ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को आ जाए। कौन सा क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, ये वाला। पिछला बार नॉर्मली तुम लोग से सिर्फ एक डायरेक्शन का पूछा, हो सकता है इस बार तुम लोग को ऐसा वाला पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक लेके गया गया, जैसे कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जाया गया, और उसके बाद तुमको आंसर निकालना पड़े, तो तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे। और जब वेक्टर इस तरह का फॉर्मेशन रहता है ना, ऐसा और ऐसा, तब डॉट प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ, बस तेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। मान लो एक तो और रहेगा तो के कैप वाला के कैप के साथ होगा, और इजिली आप लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखो, यहाँ तक तो तुम लोग का फोर्स कांस्टेंट था वहां पे, तो अगर तुम लोग को फोर्स वेरिएबल दे दे तब, वेरिएबल फोर्स दे दे तब, सबको थोड़ा ध्यान से सुनना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो यहाँ पे पूछना, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है, अभी जैसे तुमको मान लो फोर्स दिया हुआ था, ये तो तुमको एक तो फिक्स दे दिया कि 100 न्यूटन है भैया, तो 100 न्यूटन हर डायरेक्शन में। ये तो तुमको कहीं कहीं ऐसा दिया होता है 3i कैप, मतलब कुछ भी वैल्यू 4j कैप, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा है बाबू 3, और वाई डायरेक्शन में तुम्हारा है 4 न्यूटन। यानी ऐसा तुमको दे दिया कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है, लेकिन फिक्स है, 3 न्यूटन ही है, 3 न्यूटन ही है, फिक्स है। लेकिन कभी तुमको ऐसा अगर फोर्स देखने को मिल जाए कि F इज इक्वल्स टू आपको फोर्स देखने को मिल जाए कि 3xi कैप प्लस 2yj कैप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आई का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है बाबू, वो है तेरा 3x न्यूटन। अब 3x का मतलब क्या होता है, 3x का मतलब होता है कि अगर तुम 1 मीटर चला तो x की जगह पे रखेगा 1, 3x का मतलब हुआ कि अगर आप 1 मीटर चलते हो तो 1 रखोगे तो 3 into 1 आपका 1 मीटर पे 3 न्यूटन। कहीं आप 2 मीटर चल गए एक्स डायरेक्शन में तो आप रखोगे 2, एक्स की जगह पे हो गया तुम्हारा 6 न्यूटन। अगर 3 मीटर चलते हो तो रखोगे आप 3, हो जाएगा आपका 9 न्यूटन। उसी तरीके से 2y का मतलब होता है कि y में तुमको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अगर तुम 1 मीटर चलते हो तो फोर्स तुम्हारा हो जाएगा 2 न्यूटन, 2 मीटर चलते हो तो y की जगह पे 2 रखोगे तो फोर्स हो जाएगा तुम्हारा 4 न्यूटन, और इसी तरीके से आपका 3 न्यूटन रखोगे तो वो आपका हो जाएगा 6 न्यूटन। दैट मीन्स कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है बाबू, फोर्स भी चेंज होते जा रहा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स हम लोग का सॉल्व होता है इंटीग्रेशन के थ्रू, याद रखना। फोर्स अगर हम लोग का नॉर्मली नहीं दिया हुआ है, वेरी हो कर रहा है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रोसेस याद रखना, सपोज करो तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, चलो देखो, सपोज करो तुम लोग को दिया हुआ है बाबू कि फोर्स एक है जो तीनों डायरेक्शन में ले रहा है, मान लो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, आई आई एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप, वाई जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस पर डिपेंड कर रहा है जे डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे, और मान लो जेड मान लेते हैं के वाले कि जैसे जैसे जेड की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे वैरी कर रहा है, यानी एक्स इज इक्वल्स टू अगर 1 है
तो कितना 1 आई कैप हो जा रहा है, एक्स अगर 2 मीटर बढ़ रहे हो तो 2 आई कैप हो जा रहा है, 3 मीटर बढ़ रहे हो तो 3 आई कैप हो जा रहा है। उसी तरीके से वाई में भी है कि अगर 3 मीटर बढ़ रहे हो तो 3 जे कैप हो रहा है, 4 बढ़ रहे हो तो 4 जे कैप हो रहा है, इस तरीका का वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे कोई एक नंबर ना देके एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो वो वेरिएबल हो गया, यानी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम लोग क्या करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट लोगे छोटा छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं डीएस। डीएस क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, यानी डी एक्स आई कैप, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब क्या होता है, एकदम थोड़ा सा, मिनिमम, यही तो बताए थे। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे वाई डायरेक्शन में, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे जेड डायरेक्शन। इसको याद करना है ना, अच्छे से याद करना, रटना है इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कैसे आया ये भी बता दो, डायरेक्ट ना रटवा, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो इस केस में वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, दैट मीन्स की एफ फोर्स, अगर तुम, हाँ यहाँ पे याद रखना आई कैप वाला आई कैप के साथ, ठीक है। तो एफ की जगह पे कितना है बाबू, एक्स, फोर्स कितना है आई कैप वाला एक्स, डॉट डी एस एक्स आई वाला कितना है एक्स, तो ये तुम्हारा हो गया पहला। प्लस करोगे, अब देखो जे कैप वाला फोर्स कितना है बाबू वाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है छोटा सा डी वाई, ये तुम्हारा हो गया ये प्लस का। तुम्हारा इधर जेड है फोर्स ये कैप में, और डॉट तुम्हारा डी जेड। तो ये तुम्हारा हो गया, तीनों मिला करके तुम्हारा कंबाइन आंसर आएगा। कभी तुमसे ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा कि जेड में कितना हुआ, या ओवरऑल पूछा तो तीनों तुमको बनाना पड़ेगा। और अगर एक दो पूछता है तो तुमको एक दो ही यूज करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लो, उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और कुछ तो छूटा नहीं इसमें, देखो वेरिएबल फोर्स यही लिख के लाए थे। फोर्स तुमको इतना दिया हुआ रहेगा, डी से इतना, तब फॉर्मूला होगा तुम्हारा वर्क का इंटीग्रेशन, एक्स वाला अलग रखोगे, वाई वाला अलग रखोगे, जेड वाला अलग रखोगे। और यहाँ पे लिमिट भी बैठाना है कि तुम कहाँ से कहाँ तक गए, कहाँ से कहाँ तक गए, कहाँ से कहाँ तक गए, ये चीज याद रखना, लिमिट बैठा दो। जैसे कि अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। एक फोर्स तुमको दिया हुआ है यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल्स टू आपको एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, और आप लोग को दिया हुआ है प्लस का दो ही दो डायरेक्शन है, इतना ही आएगा, एक मुझसे ज्यादा आगे नहीं, के कैप आएगा तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स तुमको गिवन में क्या दिया हुआ, वो एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। इतना से तुम लोग के माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट चीज नहीं लिखा हुआ, ये चीज तुम लोग को पता चल गया। उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तुम लोग के ए पॉइंट है, वो कहाँ गया, एक से लेकर दो तक, मतलब एक से ए, यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट पे, बी पॉइंट कितना है वो 3 से 4 तक। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स पॉइंट कितना है, एक्स वन मान लो अगर उसको, तो कितना है 1 है। और ये एक्स और वाई होता है ना, इधर वाला को एक्स बोलते हैं, इधर वाला को वाई बोलते हैं, एक और रहता तो उसको जेड बोलते हैं, लेकिन तो है नहीं। तुम लोग कोऑर्डिनेट तुम बचपन में पढ़े होंगे, कैसा लिखा हुआ था एक्स और वाई होता है। तो यहाँ पे वन वन दोनों का नाम देते रहे, तो वाई वन तुम्हारा यहाँ पे होगा 2। और सेकंड पॉइंट में क्या है, वो एक्स तुम्हारा है 3, और वाई तुम्हारा कितना है वो 4। तो इसको वाई टू नाम दे देते हैं, ठीक है, वाई टू नाम दे दिए। तो याद करो, तो आप ऐसा क्वेश्चन जब था, और जब वेरिएबल फोर्स नहीं, जब कांस्टेंट देखो फोर्स दिया हुआ था, तो नॉर्मली तुम क्या करते थे, बीच का हेड माइनस टेल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे और आंसर लेकर के आ जाते थे, ये तो नॉर्मल था। लेकिन अब कहानी है वेरिएबल फोर्स का, तो ऐसा मत करना, वेरिएबल फोर्स इसलिए टॉपिक ही अलग से नहीं है, कि जहां देखो वेरिएबल फोर्स नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करना। इसको कैसे करना है, इसको करना है इंटीग्रेशन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस ऑलवेज। फोर्स कितना है आई कैप वाला, देखो आई कैप वाला फोर्स कितना है, एक्स है। और याद है ना डीएस कितना होता है, एक्स की तरफ डीएक्स ही होता है। देखो एक्स आई की तरफ डी एक्स, जे की तरफ डी वाई, जेड की तरफ डी जेड ही होता है, ठीक है। तो हम लोग चुपचाप से लिख दिए एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स का, प्लस में जाए दोनों वाई तक है तो वाई तक करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स देखो, जे वाला कितना फोर्स है बाबू, वाई है, तो वाई। और अपने से हम लोग जानते हैं छोटा डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना होगा, डी वाई होगा, याद रखना ये वाला डी एक्स और डी वाई लेने आना चाहिए, ठीक है। वाई होगा ये चीज, ठीक है यहाँ तक। अब देखो लिमिट बैठाना है, एक्स वाले में एक्स वन से लेकर के कहाँ तक तुम गया है, एक्स टू तक गया है, एक्स वन से लेकर एक्स टू तक गया है। तो यहाँ पे पुट करोगे तुम एक्स वन, और यहाँ पे पुट करोगे एक्स टू। वाई में तुम वाई वन से लेकर के कहाँ तक गया है, वाई टू तक गया है, तो नीचे पुट करोगे वाई वन और ऊपर पुट करोगे वाई टू।